हेलो लर्नर्स, मैं कविता गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज महेंद्रगढ़ से प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केंज के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में। केंज के आय तथा रोजगार के सिद्धांत में इस उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि आय तथा रोजगार का निर्धारण वहीं होता है जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होते हैं। और हमें पता है कि कुल मांग जो है वो सी और आई यानी कि उपभोग और निवेश का जोड़ है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। अब कुल मांग को बढ़ाने के लिए उपभोग और निवेश दोनों में से किसी एक को बढ़ाना जरूरी है। तो उपभोग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाया जा सकता है और आय तथा रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। अब प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केंज ने आय तथा उपभोग के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए जिस नियम का प्रतिपादन किया है उसे केंज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। अब केंज के इस उपभोग के नियम के बारे में आगे विस्तार से पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं कि उपभोग, उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति क्या होते हैं। तो देखिए, जानते हैं हम पहले उपभोग क्या होता है। तो आय के एक निश्चित स्तर पर उपभोग पर जितना व्यय किया जाता है उसे उपभोग कहा जाता है। और उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध को व्यक्त करता है। इसके लिए एक इक्वेशन दी है। क्या है ये इक्वेशन? देखिए, C यानी कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का उपभोग आय से संबंधित है। अब केंज ने अपने सिद्धांत में उपभोग फलन को उपभोग प्रवृत्ति के रूप में प्रकट किया है। किस रूप में? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये उपभोग प्रवृत्ति क्या है? आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को प्रकट करने वाली तालिका उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। इसे हम C/Y के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में, यानी कि केंज ने आय तथा उपभोग के संबंध के बारे में बताते हुए कहा है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उतना नहीं जितनी की आय। और आय तथा उपभोग के इसी संबंध को प्रकट करने वाले नियम को ही केंज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। केंज के शब्दों में क्या कहा है उन्होंने? द साइकोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी इज सच दैट व्हेन एग्रीगेट रियल इनकम is increased, aggregate consumption is also increased, but not by so much as income। यानी कि समाज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि जब कुल वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो कुल उपभोग में भी वृद्धि होती है, किंतु इतनी नहीं जितनी की आय में। यानी कि केंज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या कहता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उतना नहीं बढ़ता जितनी की आय बढ़ती है। तो आगे इस उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के बारे में चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि यह नियम कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है, अर्थात यह नियम तभी लागू होगा जब अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ों को हमें स्थिर मानेंगे। जब हम देखिए तो कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है ये नियम? पहला क्या है? देयर इज नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल
कॉम्प्लेक्स, यानी कि समाज की मनोवैज्ञानिक और संस्थागत अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक एवं संस्थागत अवस्था अर्थात लोगों की आदतें, रुचियां, फैशन, जनसंख्या, रीति रिवाज, कीमत इत्यादि, इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। और इसके अलावा क्या चीज़ माननी पड़ेगी? देयर इज नॉर्मल कंडीशंस इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में सामान्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में कोई युद्ध, शीत युद्ध, मंदी, तेजी, कोई राजनीतिक उथल पुथल, क्रांति इत्यादि की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह नियम केवल सामान्य परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसके अलावा और क्या मानना होगा? प्रोस्पेरस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेसिस फेयर, अर्थात यह नियम एक स्वतंत्र और विकसित अर्थव्यवस्था पर ही लागू होता है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में लोग अपनी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं और आर्थिक मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अर्थात यह नियम समाजवादी और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लागू नहीं होता। तो इस प्रकार जब ये मान्यताएं पाई जाएंगी, ये चीज़ें पाई जाएंगी, तभी ये नियम लागू होगा। अब इस नियम की व्याख्या करने के लिए हम टेबल की हेल्प लेते हैं। देखिए आगे। अब इस टेबल में 3 कॉलम हमने लिए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है इनकम, सेकंड में कंजम्पशन और थर्ड में लिया है सेविंग। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि जब इनकम 0 है शुरू में, तो भी उपभोग पर 50 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में बचते क्या हो गई? नेगेटिव, यानी कि -50। अब शून्य आय होने पर भी उपभोग जो है वो शून्य नहीं है बल्कि धनात्मक है। तो ऐसी अवस्था में लोग उपभोग पर जो खर्चा है वो या तो अपनी पिछली वस्तुओं को खर्च करके करते हैं या उधार लेकर खर्च करते हैं। अब उसके बाद जब आय बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो गई तो उपभोग भी बढ़कर 75 करोड़ रुपए हो गया और सेविंग -25 करोड़ रुपीस हो गई। अब जब आय 100 करोड़ रुपए है तो उपभोग भी आय के बराबर है और इस अवस्था में बचत 0 है। तो इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि जब आय जैसे जैसे बढ़ रही है उपभोग भी बढ़ रहा है, परंतु उतना नहीं जितनी की आय बढ़ रही है, यानी कि उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम है और इसी कारण बचतें जो हैं वो पहले से बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो हमने इसको टेबल के द्वारा एक्सप्लेन किया। अब हम इसी चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम, वाई एक्सिस पर उपभोग और बचत, और ये जो ए एस लाइन है 45 डिग्री के एंगल पर, यह लाइन आय और उपभोग की समानता को व्यक्त कर रही है। और इस डायग्राम में सी सी कर्व जो है यह कंजम्पशन कर्व है और एस एस कर्व बचत वक्र है। तो देखिए इस डायग्राम से पता चल रहा है कि जब इनकम 0 है तो उपभोग कितना है? ये ओ सी के बराबर है, यानी कि 0 इनकम होने पर भी उपभोग जो है वो पॉजिटिव है। वो कितना है? ओ सी। और इसी वजह से बचतें जो हैं इतनी ही नेगेटिव हो गई, यानी कि ओ एस के बराबर सेविंग्स नेगेटिव हो गई। उसके बाद जब आय बढ़कर ओ वाई हो जाती है तो कंजम्पशन ई वाई यानी कि आय के बराबर हो गया। तो देखिए इस ई बिंदु पर
उपभोग वक्र और एएस लाइन जो है दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि यहाँ पर उपभोग और आय एक दूसरे के बराबर हो गए और इस कारण बचतें जो हैं यहाँ y बिंदु पर शून्य हो गई। उसके बाद जब आय बढ़कर OY1 हो गई तो उपभोग BY1 हो गया है, जो कि आय से AB के बराबर कम है, यानी कि आय यहाँ पर AY1 है जबकि उपभोग BY1 है। और इसी प्रकार जब आय OY2 हो गई है तो उपभोग DY2 है, जो कि आय से CD के बराबर कम है, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है उपभोग भी बढ़ रहा है लेकिन आय से कम। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि आय और उपभोग के बीच का जो ये अंतर है ये बढ़ता जा रहा है। देखिए CD जो है वो AB से ज़्यादा है। तो इस प्रकार आय के बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि हो रही है, परंतु उतनी नहीं जितनी कि आय में। तो इस प्रकार इस नियम को हमने तालिका व रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया। तो इन दोनों को देखने के बाद हमें क्या चीज़ें हमारे सामने आई, क्या बातें निकल कर आई, क्या है? तो देखिए पहली बात क्या है कि जब कुल आय बढ़ती है तो कुल उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उपभोग में वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है। ये बहुत बार हमने ले लिए ये पॉइंट। उसके बाद जब आय बढ़ती है तो वह सारी बढ़ी हुई आय उपभोग पर खर्च नहीं की जाती, अतः आय में वृद्धि को उपभोग और बचत में बांट दिया जाता है कि बढ़ी हुई आय से उपभोग और बचत दोनों बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात कि जब कुल आय बढ़ेगी तो बचत और उपभोग निश्चित रूप से बढ़ेंगे, ये पहले से कम नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस नियम की व्याख्या करने के बाद हमारे सामने निकल कर आई। अब इस नियम का क्या है महत्व, अर्थव्यवस्था में इस नियम का क्या महत्व पाया जाता है, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में इसका महत्व देखने को मिलता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ हमें इसका महत्व देखने को मिलता है, ये है आपका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए यह जो नियम है यह अर्थव्यवस्था में निवेश के सामरिक महत्व को स्पष्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि रोजगार या आय का निर्धारण उपभोग और निवेश पर निर्भर करता है, और चूंकि अल्पकाल में उपभोग स्थिर होता है तो इसीलिए आय व रोजगार को बढ़ाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि निवेश को बढ़ाया जाए। और एक अर्थव्यवस्था में आय और उपभोग में जो अंतर पाया जाता है उसके बराबर निवेश का होना जरूरी है, अन्यथा अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी। तो इस प्रकार इस नियम से हमें निवेश के महत्व का पता चलता है। और कहाँ इसका महत्व देखने को मिलता है? पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस नियम को पढ़ने के बाद, इस नियम को डिस्कस करने के बाद हम ये जान चुके हैं कि आय के बढ़ने पर उपभोग इतना नहीं बढ़ता जितनी कि आय बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बिना बिके रह जाती हैं, यानी कि जिनका कोई क्रेता नहीं होता। और चूंकि हमें पता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो इकाई से कम होती है, तो उससे भी यह स्पष्ट होता है कि जितना उत्पादन होता है वह सारा का सारा खरीदा नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की संभावना बनी रहती है, और यदि अति उत्पादन होगा तो उसके साथ साथ बेरोजगारी की भी संभावना पाई जाएगी।
अब इसके बाद नेक्स्ट, ये नियम जो है वो से के बाजार नियम का खंडन करता है। मीन्स दिस लॉ रेफ्यूटेड सेज लॉ ऑफ मार्केट। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.बी. से ने बाजार के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे सेज लॉ ऑफ मार्केट कहा जाता है। अब से ने अपने बाजार के नियम में क्या कहा है कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितनी पूर्ति या उत्पादन होता है उतनी ही मांग होती है, यानी कि मांग हमेशा पूर्ति के बराबर होती है। परंतु उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार हमने यह देखा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होती है, अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ती है या पूर्ति बढ़ती है तो मांग में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। तो इसीलिए उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार यह जरूरी नहीं कि कुल मांग और कुल पूर्ति हमेशा एक दूसरे के बराबर हो। तो इस प्रकार यह नियम से के बाजार नियम का भी खंडन करता है। उसके बाद कहाँ इसका महत्व पाया जाता है? अल्प रोजगार संतुलन के निर्धारण में। अब अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है? वह स्थिति होती है जिसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन या आय व रोजगार का निर्धारण कहाँ होगा? जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अल्प रोजगार संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें पूर्ण रोजगार से पहले ही कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर वाली कुल पूर्ति से कम होती है। अब कुल मांग कम क्यों हो सकती है? इसके दो कारण हो सकते हैं कि पहला क्या है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होने के कारण निवेश कम हो जाता है। दूसरा, उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी की आय में होती है। तो इसीलिए उपभोग और निवेश दोनों के कम होने के कारण कुल मांग कम हो जाती है और संतुलन की अवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही स्थापित हो जाती है। इसके बाद ओवर सेविंग गैप, यानी कि यह नियम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाने वाले अधिक बचत अंतर की भी व्याख्या करता है। अब क्या होता है कि विकसित देशों में आय तेजी से बढ़ती है, परंतु उपभोग में आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है, और इसीलिए वहाँ पर बचतें बढ़ती जाती हैं, और बचतें बढ़ने के कारण विकसित देशों में कुल मांग कुल पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है, और इसके फलस्वरूप क्या पाया जाता है कि वहाँ बेरोजगारी और मंदी फैलने का डर बना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकुलर स्टैग्नेशन। अब देखिए, यानी कि दीर्घकालीन गतिहीनता। दीर्घकालीन गतिहीनता की व्याख्या भी हम इस नियम की सहायता से कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार कि उपभोग व्यय में आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है, और इसके कारण बचतों में तेजी से वृद्धि होती जाती है, और ऐसा होने से एक समय ऐसा आ जाता है कि जब उद्यमियों को इस बढ़ी हुई बचत को निवेश करने के अवसर प्राप्त नहीं होते, यानी कि निवेश की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में हम सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब निवेश नहीं होता तो रोजगार के स्तर को भी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, और इसी स्थिति को दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति कहा जाता है। यानी कि दीर्घकालीन गतिहीनता को भी यह नियम स्पष्ट करता है। उसके बाद देखिए टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। तो इस नियम की सहायता से हम व्यापार चक्र के जो मोड़ बिंदु हैं, उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु, ऊपर का मोड़ बिंदु और नीचे का मोड़ बिंदु, इनकी भी हम भली भांति व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र ऊपर के मोड़ बिंदु पर होता है,
यानी कि व्यापार चक्र जब उच्चतम सीमा पर होता है तो उस समय आय बहुत ज़्यादा होती है, आय बढ़ रही होती है, परंतु उपभोग उतना नहीं बढ़ पाता। तो उपभोग जो है वो आय से कम होता है, इस कारण मांग जो है वो कम हो जाती है पूर्ति से। तो मांग में कमी होने के कारण उत्पादन कम होने लगता है और फिर व्यापार चक्र नीचे की ओर मुड़ जाता है। और जब वो नीचे की ओर चलता है तो जब वो न्यूनतम बिंदु पर होता है उस समय आय कम हो रही होती है या बहुत कम होती है, तो उस समय भी उपभोग इतना कम नहीं हो पाता जितनी की आय कम होती है। क्यों? क्योंकि लोग अपने पहले के रहन सहन को प्राप्त करना चाहते हैं या पहले के रहन सहन के स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसीलिए उपभोग व्यय में इतनी कमी नहीं आती जितनी की आय में आती है। तो इस प्रकार व्यापार चक्र जो है वो नीचे के मोड़ बिंदु से ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की भी यह नियम व्याख्या करता है। उसके बाद है स्टेट इंटरवेंशन, अर्थात राज्य का या सरकार का हस्तक्षेप। यह नियम स्वतंत्र नीति जो है यानी कि अहस्तक्षेप की नीति का भी खंडन करता है। अर्थात कि जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति से कम रह जाती है तो उसको बराबर लाने के लिए या अर्थव्यवस्था में एडजस्टमेंट करने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी कि ऐसी अवस्था में अर्थव्यवस्था में अपने आप एडजस्टमेंट नहीं होता। सरकार को मंदी या तेजी जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी कि यह नियम सरकार के हस्तक्षेप को भी मानता है। उसके बाद है इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्रोत्साहन। इस नियम से ये पता चलता है कि अविकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन देशों में निवेश के अवसर ज़्यादा होते हैं और इसी कारण निवेश को वहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, आय प्रजनन की अनुपम क्रिया इस नियम से स्पष्ट हो जाती है। देखिए, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जो धारणा है इसके द्वारा हम आय प्रजनन की अनुपम प्रक्रिया को प्रकट कर सकते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश करते हैं तो आय में जो वृद्धि होती है वो निवेश की मात्रा से कई गुना ज़्यादा होती है और आय और निवेश के इसी संबंध को गुणक कहा जाता है, मल्टीप्लायर, जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं। और यह के जो है मल्टीप्लायर यानी कि किसके बराबर होता है 1/1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी गुणक उतना ही ज़्यादा होगा और आय भी अर्थव्यवस्था में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार हमें पता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होती है, तो इसीलिए आय प्रजनन की यह जो प्रक्रिया है यह अनंत तक नहीं चलती, क्योंकि जब इसमें प्रारंभिक निवेश किया जाता है तो इसमें से लीकेज होने के कारण आय में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, परंपरावादी अर्थशास्त्री जो है वो ये कहते थे कि नकद मजदूरी को कम करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, परंतु केंज का मानना है कि नकद मजदूरी कम करने से मजदूरों की आय कम होगी तथा पूंजीपतियों की आय बढ़ेगी। अब पूंजीपतियों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, तो इसीलिए उनकी आय बढ़ने के फलस्वरूप कुल मांग में जो वृद्धि होगी वो कम होगी, तो इसीलिए उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगा।
तो मजदूरी व रोजगार के संबंध को भी इस नियम के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि केंज के जो रोजगार व आय के निर्धारण का जो सिद्धांत है उसमें इस केंज के मनोवैज्ञानिक नियम का, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का बहुत ही महत्व है, एक विशेष स्थान है, क्योंकि आय व रोजगार का निर्धारण कुल मांग और कुल पूर्ति पर निर्भर करता है और कुल मांग जो है वो उपभोग और निवेश पर निर्भर करती है। तो उपभोग को बढ़ाकर कुल मांग को बढ़ाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में रोजगार व आय को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू लर्नर्स।